साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सफलता पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी। और उसमें जो मेन टॉपिक्स है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक। इसको आज पूरा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और यह रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको इसमें से प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला है। या तो ग्रुप डी ले लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन ले लीजिए आप, या एनटीपीसी ले लीजिए, किसी में भी, सब में इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इसको पूरा सही से लिख लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? माध्य। पहला क्या है? माध्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मीन कहते हैं। MEAN, मीन। मीन एक तरह से एवरेज है, औसत है। औसत पढ़े होंगे मैथ में, वही होता है माध्य भी। माध्य भी उसी को कहते हैं। माध्य जो होता है वह एक तरह से औसत ही होता है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग नंबर ले लेते हैं, उसका माध्य निकाल कर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 6 है, 8 है, 3 है, 5 है, 4 है। मान लेते हैं कि यह 6 गो संख्या है। इसका अगर माध्य निकालना पड़े तो देखिए क्या कीजिएगा। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योगफल यानी 2 जोड़ 6 8 और 8 16, 3 19, 1 20, 4 24 और 4 28। ये 28 बटे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यानी यह 28 बटा 6 जो हुआ। और इसको भागा दे देंगे, दशमलव में आ जाएगा। 6 चौके 24, बच गया 4 पर 0 40, 6 6 के 36 और फिर 4 पर 0 40, 6 6 के 36, 4.666। अब रिपीट करते चलेगा यार। तो इसका माध्य कितना निकला हमारा? 4.66 आंसर। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की कुल संख्या। अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो लिख लेंगे क्या? माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल, जो आंकड़ा दिया हुआ है उस सब का सम, आंकड़ों का योग, अब बटे इन्हीं आंकड़ों की कुल संख्या, मतलब कै गो आंकड़ा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? माध्यिका। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं माध्यिका को। अब देखिए आया पारी किसका? माध्यिका का। माध्यिका जो होता है वह, कोई एग्जाम्पल लेंगे फिर उसी से समझेंगे माध्यिका। जैसे फिर से ले लेते हैं कोई नंबर 2 3 5 4 8 7 9 3 2, ये सब संख्या ले लिए हैं। माध्यिका जब हमें निकालना पड़ता है तो माध्यिका के लिए आपको दिए गए आंकड़ों को सजाना होगा सबसे पहले, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही या अवरोही मतलब, आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा और अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करेंगे? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। आरोही क्रम में मतलब छोटा से बड़ा के क्रम में इन आंकड़ों को सजाते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? 2 है, 2 बार लिख लेते हैं, 2 2। 3 एक बार है, एक बार यहाँ 2 बार है 3, 3 को लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर 4 को लिख लेते हैं, फिर ये हमारा 5 हो गया, और यहाँ 7 है, यहाँ पर 8 है, और एक बार 9 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन दिए गए आंकड़ों को, जो क्वेश्चन में आंकड़ा दिया गया था, इसको आरोही क्रम में सजा लिए हैं, छोटे से बड़े के क्रम में सजा लिए हैं। अब इसमें से क्या करेंगे? जो सबसे बीच में रहेगा, जो सबसे बीच में रहेगा वही क्या होगा? आपका माध्यिका होगा। तो क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो है। तो 4 ठो इधर और ये 4 इधर, तो बीच में जो एक ठो बच गया, यही क्या हो गया? आपका माध्यिका। देयरफॉर माध्यिका इज इक्वल टू 4। माध्यिका का मान आपका कितना आया? 4 आया। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 ठो संख्या नहीं रह करके 8 ठो संख्या रहता, तब क्या करते? तो एक काम करते हैं, इनमें से किसी एक नंबर को हटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 को, एक ठो 2 को हटा देते हैं आगे से। ठीक,
तो यहाँ से 2 हटा दिए। अब इसको अगर हम आरोही क्रम में सजाएंगे, एक नया ये फ्रेश क्वेश्चन हो गया, इस बार 2 1 कम है। अब इसको यदि हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से सजाएंगे, 1 बार 2 और उसके बाद 3 2 बार है, लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 7 लिख लिए, 8 लिख लिए और 9 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए कि माध्यिका क्या होता है कि जो सबसे बीच में आता है उसी को कहते हैं माध्यिका। अब देखिए इसको अगर हम 2 भागों में बांटें, यहाँ से इसको 4 इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं इस बार। तो इस बार माध्यिका क्या होगा, अगर ऐसा कंडीशन हो, कोई सम संख्या हो और 2 अलग अलग भाग बांट देने पे बीच में कुछ नहीं बचे, तो इसको क्या करते हैं, ये जो सबसे बीच में 2 ठो है, ये और ये 4 और 5, तो इन दोनों को इस बार जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, तब इसका माध्यिका निकल जाता है। तो 9/2 कर दिए बराबर कितना हो गया 4.5। तो इस बार माध्यिका कितना निकला 4.5। तो अगर सम संख्या रहेगा, टोटल मतलब संख्या जो है वह सम में रहेगा, तो इसको इस तरह से निकालेंगे कि बीच का दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। और अगर विषम में रहेगा तो आधा इधर और बीच में जो बचेगा वही होता है आपका माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका इस 2 तरह से आपको निकालना है। अब क्या क्या हो गया, पहला आपका माध्य हो गया, दूसरा आपका माध्यिका हो गया। अब तीसरा पारी आता है किसका, बहुलक का। ठीक है, तीसरा आता है बहुलक का। देखिए बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक का जो फर्स्ट 2 ठो वर्ड है, बहु मतलब बहुत, लक हो गया, लक से मान लीजिए नंबर, तो बहुलक। तो बहु मतलब क्या, बहुत, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को कहेंगे बहुलक। जो दिए गए आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, 7 है, 9 है, 3 है और 2 है, यानी कि 3 जो है वह 2 बार रिपीट किया है। तो इस तरह से आपका बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। बहुलक बराबर क्या आया इस बार, 3 आया। बहुलक किसको कहते हैं, जो दिए गए आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को क्या कहेंगे, हम लोग बहुलक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसमें बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 7 3 5 7 8 3 2 7 9, इस तरह से लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, यहाँ 2 है, 7 है, 3 है, यहाँ 7 2 बार आ गया, फिर यहाँ 7 3 बार आ गया। तो इस बार जो है हमारा बहुलक क्या होगा, 7 होगा इस बार हमारा बहुलक, क्योंकि 7 जो है वह सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बहुलक उसी को कहते हैं जो दिए गए आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आता है, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुलक निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, वहाँ से भी बहुलक निकाला जाता है। तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यानी आपको यदि कोई आंकड़ा दे करके उसमें से बहुलक पूछ ले तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि उसका माध्यिका का 3 गुना कर देंगे और उसमें से माध्य को 2 गुना करके घटा देंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आंकड़ा आपको नहीं दिया उतना बड़ा सा देखने के लिए कि उसमें कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, तब क्या कर देगा, आपको माध्यिका देगा और माध्य देगा और आपसे बहुलक पूछेगा। तो माध्यिका को 3 गुना कर देंगे और माध्य को 2 गुना कर देंगे और उसका बहुलक आप इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन तीनों के बाद चौथा क्या है, परिसर। परिसर का इंग्लिश होता है रेंज। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक, रेंज मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही आसान है परिसर भी। मान लेते हैं 10 है, 5 है, 2 है, 7 है, 8 है, 4 है, 3 है। इस तरह से एक आंकड़ा दिया गया है आपको यहाँ से यहाँ तक, और इसका आपसे पूछा है क्या, परिसर। तो परिसर मतलब होता है कि सबसे बड़ा संख्या
माइनस सबसे छोटा संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है, अब माइनस सबसे छोटा संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है। तो 10 - 2 कर लिया, आपका परिसर कितना निकला, 8 निकला। आपके इस क्वेश्चन का परिसर कितना आया, 8। तो परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटा वाला संख्या को माइनस कर लेंगे, आपका परिसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं और इसके बाद देखेंगे क्या, प्रसरण। यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है क्या, प्रसरण। अच्छा, प्रसरण और मानक विचलन, इन दोनों को एक साथ में देखेंगे क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से ये दोनों संबंधित है। कैसे संबंधित है, अगर आपको कभी पूछ ले कि मानक विचलन निकालिए तो इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। और ये दोनों तरफ क्या किए हैं, मॉड लगा दिए हैं। अच्छा, ये मॉड क्यों लगाए हैं, मॉड का मतलब होता है कि इसका वैल्यू जब भी आएगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा। इस मॉड का काम है क्या, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव देना। अंदर में नेगेटिव यह वैल्यू रहेगा उसको भी आंसर के रूप में या पॉजिटिव में देगा, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा दिए हैं। मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों में यही संबंध है कि मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। अच्छा, अगर प्रसरण बराबर लिखना पड़े कि प्रसरण बराबर क्या होगा, तो प्रसरण बराबर होता है, इधर अगर रूट अंडर लगाए हैं, वर्गमूल किए हैं, तो यहाँ वर्ग करना होगा। यानी कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, यानी कि प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें बड़ा कौन होगा, तो बड़ा हमेशा प्रसरण होगा। ठीक है, बड़ा हमेशा प्रसरण होगा। प्रसरण का वैल्यू मानक विचलन के वर्ग के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा, तो बड़ा ये होगा। तो ये फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, कोई भी एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बना है तो ये आपको याद रखना होगा। मानक विचलन निकालने के लिए रूट अंडर प्रसरण करना होगा और प्रसरण निकालने के लिए मानक विचलन का स्क्वायर करना होगा। क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई एक आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और दूसरा आपसे पूछेगा, या तो मानक विचलन दिया हुआ रहेगा प्रसरण पूछेगा, या प्रसरण दिया हुआ रहेगा आपसे मानक विचलन पूछेगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने इन प्रश्नों को यहाँ पर एक लिख लिया है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। यानी मानक विचलन दे दिया है आपको 6 दे दिया है मानक विचलन, और आपसे प्रसरण पूछा है। तो आप प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रसरण बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन आपको 6 दे दिया है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है कि मानक विचलन निकालना है, दिया हुआ है, प्रसरण निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, हो गया, आपका निकल गया, है ना। दूसरा नंबर यहीं पे डिजिट को सिर्फ चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, 12 ले लेते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 12 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन आपका 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या करेगा कि आपको प्रसरण दिया हुआ रहेगा और मानक विचलन आपसे पूछा जाएगा। प्रसरण दिया हुआ रहेगा और आपसे मानक विचलन पूछा जाएगा। तो इस तरह का भी एक प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो प्रश्नों को लिखा है एक, कि एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, 81 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन इस बार निकालना है, आपको प्रसरण दिया गया है, तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर प्रसरण। तो रूट अंडर प्रसरण कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, मानक विचलन बराबर रूट अंडर
प्रसरण। और याद रहे आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना है, यहाँ तक कि आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए प्लस माइनस दोनों यूज़ करके ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ डिजिट रहेगा और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको इसको यूज़ नहीं करना है। जब भी करना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन को ही यूज़ करना है। इसका आंसर हमेशा प्लस में रहेगा। तो रूट अंडर प्रसरण होता है इसका फॉर्मूला। तो रूट अंडर प्रसरण कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। 81 का रूट अंडर कितना होता है, 9 होता है। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डाटा चेंज कर देते हैं कि एक डाटा के सेट का प्रसरण इस बार कुछ और दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं 169 है, 169 है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इस बार मानक विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण कितना है 169 बराबर 13 आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप प्रसरण को अब समझ गए होंगे अच्छे से, और मानक विचलन को भी, इन दोनों को निकालना आप अच्छे से सीख लिए होंगे। तो ये दो ही फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला को आपको, छोटा छोटा फार्मूला है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कि एक का मान निकालने के लिए दूसरे का वर्ग करना पड़ता है। मानक विचलन बराबर प्रसरण का रूट अंडर करना पड़ता है, और प्रसरण निकालने के लिए मानक विचलन का स्क्वायर करना पड़ता है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है आपका, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। छोटा छोटा फॉर्मूला है, आप इसको सिर्फ याद रखेंगे और बस आपका पूरा बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि कभी आप भुला जाते हैं कि किसका रूट अंडर करना है, किसका स्क्वायर करना है, तो क्वेश्चन देख करके भी आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था क्या, 81 था, तो 81 जानते हैं 9 का स्क्वायर है, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट अंडर होगा कि स्क्वायर होगा, है ना। अगर छोटा मान दिया हुआ रहे, जैसे 6 दिया हुआ था, तो 6 का स्क्वायर करते थे तो क्या हो जाता था, 36 हो जाता था, है ना। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक निकालना सीखते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे विचरण गुणांक। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है, ये है आपका विचरण गुणांक। ये लास्ट टॉपिक है, विचरण गुणांक बढ़िया से समझेंगे। इसका फॉर्मूला एक होता है क्या, छोटा सा इसका भी एक फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे, मानक विचलन। ये भी उसी से संबंधित है, मानक विचलन बटे माध्य, और इसको गुना करते हैं किससे, 100 से। मानक विचलन बटे माध्य और गुना करते हैं 100 से, और इसको कटाकर जो वैल्यू आएगा वही आपका कौन होगा, विचरण गुणांक का मान होगा, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई नंबर ले लेते हैं, उसमें आपको दिया हुआ रहेगा क्या, माध्य और विचलन गुणांक। कोई क्वेश्चन में माध्य और विचलन गुणांक दोनों दे देगा, तब आपसे पूछेगा क्या कि इसका माध्य और विचलन, मानक विचलन दे देगा, और तब आपसे पूछेगा क्या, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक आपसे पूछेगा क्या क्या देगा, माध्य और मानक विचलन। तो एक प्रश्न लिख लेते हैं इसके ऊपर में कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रश्न को लिखा है कि एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। माध्य दिया गया है, मानक विचलन दिया गया है, आपसे विचरण गुणांक पूछा है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो मानक विचलन आपका है कितना, 5, माध्य कितना है 15, गुना करते हैं 100। 5 से काटे 15 को 3 बार में, 3 से काटो 100 को 33.33, तो आपका मानक विचरण गुणांक कितना निकला, 33.33%, ठीक है। इसका वैल्यू परसेंटेज में रहता है, तो इसका कितना निकला, 33.33%। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इसको दूसरे क्वेश्चन में भी सॉल्व करके समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है कि एक बंटन का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। देखिए विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। मान बैठा लेते हैं, मानक विचलन कितना दिया गया है 16, और माध्य कितना है आपका 80। 16 ऊपर 80 नीचे, अगुना 100, 16 पंचे 80, अब 5 से काटे इसको 20 बार में, यानी कि विचरण गुणांक कितना निकला इसका 20%। 20% इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप भी
इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। यह एकमात्र फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और थोड़ा सा सिर्फ इस फार्मूला को याद रखिएगा कि ऊपर में क्या रहता है आपका मानक विचलन और नीचे में क्या लिखते हैं बटा में माध्य, और उसको किससे गुना करते हैं, उसको गुना करते हैं 100 से और वैल्यू आता है परसेंटेज में। ठीक है। अच्छा, ये तो मानक विचलन और प्रसरण एक दूसरे पर डिपेंड था, यानी कि मानक विचलन दिया हो रहा था तो प्रसरण निकालते थे और प्रसरण दिया हो रहा था तो मानक विचलन निकाल लेते थे। लेकिन यदि आपको सिर्फ डाटा दे दे और तब आपसे पूछ ले कि बताइए इसका मानक विचलन कितना होगा या बताइए इसका प्रसरण कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 10, 11, 9 और 10 इस तरह से एगो 5 ठो अंक का एक ले लिए हैं डाटा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको निकालना है मानक विचलन। इसका क्या निकालना है आपको, मानक विचलन। अच्छा, मानक विचलन निकालना है और यह एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि कोई एक निकालेंगे तो दूसरा निकाल सकते हैं। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रसरण निकालना होगा। यानी एक ही क्वेश्चन में हम लोग दो चीज़ सीख लेंगे, एक तो प्रसरण निकालना और प्रसरण निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रसरण निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका प्रसरण निकालने से पहले अब इसका जब सॉल्यूशन आप करना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ आपके पास यह डाटा दिया गया है और इसका प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालने से पहले आपको क्या करना है, इसका माध्य निकाल लेना है। ठीक है, माध्य। जैसे देखिए कितना है, इसको जोड़ते हैं 10, 11, 9, 11, 10, 10, 10, 20 और यह हो गया 10, 30, 10, 40 और 10, 50, 51। अच्छा, एक वैल्यू बढ़ गया, भाग देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं एक अंक से और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि इसको डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। अब इसको जोड़ते हैं माध्य को, तो इनको जोड़ेंगे तो 11 और 9 20 और यह 20 40 और 10 50। तो माध्य बराबर कितना निकला आपका 50/1 2 3 4 5 डाटा है, 5 लिख दिए बराबर 10। तो माध्य इसका निकाल लिए हैं 10 अपना। ठीक है। अब इसका निकालना है आपको क्या, प्रसरण। यहीं पर आप बात को गौर से समझिएगा कि प्रसरण कैसे निकालते हैं। प्रसरण निकालने के लिए यह जो माध्य निकाले हैं, इस माध्य को और यह जो नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है इसमें माइनस करेंगे। ठीक है। इसको और इन दिए गए नंबर को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ भी 10 है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 मिला और इसी का करेंगे वर्ग, यानी इसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 लिख दिए। ठीक। प्लस इस 10 और इस 11 का माइनस करेंगे, कितना मिला हमको, 10 में से इस -11 को माइनस करेंगे तो -1 होगा और उस -1 मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1, फिर प्लस। अच्छा देखिए, इस 10 में से इस 9 को घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 होगा, फिर प्लस। इस 10 में से 11 को घटाएंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 10 में से 9 को घटाएंगे 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, बट और इसको भागा देंगे किससे, जय गो आंकड़ा है तो 1 2 3 4 5 ठो आंकड़ा है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4, तो कितना मिला 4/5। यह क्या है, प्रसरण है। प्रसरण का वैल्यू निकल गया क्या, 4/5। कैसे निकाले, तो पहले माध्य निकाले और माध्य का जो निकला हमारा मान, इसमें से इस संख्या को एक एक करके घटाते गए और सबका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिए और बाद में जोड़ दिए और जय गो संख्या था उससे भागा दे दिए। 4/5 क्या निकला था, प्रसरण। अब आपको क्या निकालना है, मानक विचलन आपसे प्रश्न में पूछा है, तो लिख लेते हैं मानक विचलन बराबर, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण
बराबर √4/5। तो रूट के अंदर 4 का वैल्यू कितना होता है 2, और √5 को यहाँ पर √5 ही रहने देंगे। तो इस बार मानक विचलन कितना निकला 2/√5। तो आई होप कि अब आप लोगों का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यह दोनों अब निकालना एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा, तब भी निकाल सकते हैं आसानी से, और अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तब भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक, ये आपका 3, 3, 6, 1, 7 टॉपिक आपका क्या हो गया आज पूरा तरह से क्लियर हो गया है। मतलब सांख्यिकी से अब आपका, सांख्यिकी चैप्टर से अब आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, जो लिखने वाला पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।